हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एज इनपुट से। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 12 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये हमारे पास चैप्टर है। इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें हमने जो इस डिफरेंट चैप्टर्स थे, इससे जो पहले वाले थे उनको डिस्कस किया था, उनके एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था। आज हमारे पास ये वाला चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो इसके रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस आप जो इससे प्रीवियस चैप्टर था उस पर भी हमने मूविंग चार्जेस को ही देखा था। मूविंग चार्जिंग बेसिकली करंट प्रोड्यूस करते हैं। एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म किसी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट एक ऐसी मेटल होती है या डिफरेंट मेटल से एक चीज़ बनाई जाती है जो कि अपनी फील्ड के अंदर आने वाली किसी भी मेटल को अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। उसकी इसी प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म ही कहते हैं। तो इनके रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कल कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स, कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसके 100 टन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले इसका डाटा लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ टन्स हमारे पास कितने हैं। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास 100 है। कि हमें एक वायर दी हुई है जो कि 100 टन्स पर मुश्तमिल है। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब हर जो टर्न है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर एक स्मॉल क्वांटिटी है। हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो छोटी क्वांटिटीज होते हैं हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं बिग क्वांटिटीज में। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे। मीन्स कि हम 8 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये सेंटीमीटर की बजाय अब मीटर बन जाएगा। आंसर आएगा 0.08 मीटर। अब आगे वो ये कहता है कि ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पेयर, कि हर जो टर्न है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और उसमें से जो पास होने वाला करंट है वो 40 एम्पेयर है। तो करंट हमारे पास आ गया 0.40 एम्पेयर। एम्पेयर यहाँ पर करंट का यूनिट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? हमें बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर में हमने यही चीज़ें पढ़ी थी कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। उस जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो हमारे पास आया था कि B इज इक्वल टू म्यू, ये हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, 2 पाई NL डिवाइडेड बाय 4 पाई R। कुछ इस तरह से हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था मैग्नेटिक फील्ड का। अब हमारे पास यहाँ पे जो म्यू है ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, कि फ्री स्पेस कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को या कितनी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को पास करने की परमिट करती है, वो हमारे पास परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ये परमिटिविटी की तरह ही होती है कि परमिटिविटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है और जो परमिबिलिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की होती है। अब इसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है म्यू की, ये एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। टेस्ला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, मीटर लेंथ का, एंड जो एम्पेयर है ये हमारे पास करंट का यूनिट होता है। अब वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करनी है। तो ये सारी वैल्यूज हम उठा के इस फार्मूला में क्या करते हैं, पुट करना शुरू कर देते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो है 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁷। साथ में हमारे पास 2 पाई है, 2 पाई एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि हमें 100 गिवन है, कि वायर के जो टर्न्स हैं वो 100 है। एल यहाँ पर बेसिकली उसको एल नहीं, करंट है, 2 पाई NI करंट, कि यहाँ पे जो करंट गुजरेगा करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वही हमने फाइंड करना है। तो 2 पाई NI।
आई यहाँ पर हमारे पास करंट है वो 0.40 है, 0.40 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड आर हमारे पास रेडियस ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, कि जो कॉइल है उनके जो टर्न्स हैं उनका रेडियस कितना है वो हमारे पास 0.08 मीटर है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 4 पाई से, 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आएगी वो आएगी 3.14 क्रॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कि अगर हमारे पास एक वायर हो जिसके 100 टर्न्स हो, हर टर्न्स का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर हो और उसमें से जो करंट है वो 0.40 एम्पेयर पास कर रहा हो, तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो 3.14 क्रॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह का है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पेयर। कि हमारे पास एक वायर है जिसमें से 35 एम्पेयर का जो करंट है वो पास कर रहा है। करंट की वैल्यू हमें दे दी गई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड पी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वायर। डिस्टेंस हमें गिवन है कि एक जो वायर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वायर है, तो इससे 20 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, 20 सेंटीमीटर में। इस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था कि हम जो स्मॉल यूनिट होता है उसको बिग यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास वैल्यू आएगी 0.2 मीटर। अब हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी ही फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बी को ही फाइंड किया था, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। बी इज इक्वल टू μ0 2I ओवर 4 पाई आर। हम यहाँ पे n को यूज नहीं कर रहे, n यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि हमें यहाँ पर जो वायर दी गई है वो स्ट्रेट वायर है। उस स्ट्रेट वायर में कोई भी नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता, तो हम यहाँ पे जो n की वैल्यू है उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ टर्न कोई भी नहीं है। तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा μ0 2I ओवर 4 पाई आर। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। म्यू की वैल्यू हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ की थी, जो कि हमारे पास थी 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻7 क्रॉस 2 क्रॉस हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो 35 गिवन है, डिवाइड बाय 4 पाई कांस्टेंट, और आर यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है उससे 20 सेंटीमीटर दूर हमें एक पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर बनेगा। तो हम यहाँ पर 0.2 मीटर इसकी वैल्यू ले लेते हैं। 4 पाई से 4 पाई को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास जो बाकी वैल्यूज बची है वो 2 क्रॉस 35 क्रॉस 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 0.2। अब इन वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 3.5 क्रॉस 10⁻⁻5 टेस्ला। टी यहाँ टेस्ला को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यूनिट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, जो ही कैलकुलेटर से आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3.5 क्रॉस 10⁻⁻5। तो एक वायर जो जिसमें से 35 एम्पेयर करंट पास कर रहा था, उसे 20 सेंटीमीटर दूर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 3.5 क्रॉस 10⁻⁻5 टेस्ला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पेयर। अब फिर वही कि हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट है, उसमें कोई टर्न्स नहीं है, तो इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो 50 एम्पेयर है। इसमें से जो करंट है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो 50 एम्पेयर है इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब हम उस करंट की डायरेक्शन भी दी हुई है कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, तो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है,
करंट मूव कर रहा है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। के वायर से 2.5 मीटर ईस्ट की तरफ एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपने मैग्नीट्यूड भी बताना है मैग्नेटिक फील्ड की कितनी है, और उस पॉइंट पे आपने ये भी बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी की आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, क्योंकि वेक्टर की जो वेक्टर मैग्नीट्यूड है उसकी डेफिनेशन यही है कि ऐसी हमारे पास क्वांटिटी जिसको आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी दें तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमने इस पॉइंट पर 2.5 मीटर ईस्ट की जानब एक तो उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, दूसरा हमें ये भी बताना है कि उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। तो हमारे पास आर रेडियस या डिस्टेंस हमारे पास है वो 2.5 मीटर है, वो हमें गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी हमें नोन है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I डिवाइड बाय 4πr के। म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 4π क्रॉस 10⁻⁻⁷। 2 हमारे पास कांस्टेंट, I की वैल्यू हमें गिवन है 50 एम्पेयर डिवाइड बाय 4π, और R हमें दिया गया है 2.5। R से R कैंसल आउट हो गया। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 क्रॉस 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाय 2.5। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 4 क्रॉस 10⁻⁻6 टेस्ला के। अब ये तो हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमें ये भी बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन के लिए हम जो राइट हैंड रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल हमें यह बताता है कि अगर आप जो आपकी फिंगर्स हैं आप उनको इस तरह के कर्ल करें कि वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करें, तो आपका जो थंब होगा वो करंट को शो करेगा। अब हमें यहाँ पर करंट की डायरेक्शन नोन है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो आप नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर आप थंब को करें और राइट हैंड की जो फिंगर है उनको कर्ल करें तो उसकी जो डायरेक्शन आपके पास आएगी वो वर्टिकली अपवर्ड आएगी। इसकी हमारे पास जो डायरेक्शन निकलेगी हमारे पास अपवर्ड आएगी कि आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे राइट हैंड की, और जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन लाजमी तौर पर करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो इसकी जो आपकी डायरेक्शन आ जाएगी वो वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पेयर। कि हमारे पास एक ओवरहेड है जिससे पास होने वाला करंट जो है वो 90 एम्पेयर है इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। हमें इस करंट की डायरेक्शन भी दी गई जो कि ईस्ट टू वेस्ट है, कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट मूव कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। के इस लाइन से 1.5 मीटर नीचे आए तो उस पॉइंट पे आके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस उसमें हमें डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ दी हुई थी और हमारे पास जो है वो पॉइंट और जो करंट की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट थी। यहाँ पर वहाँ पे 50 एम्पेयर करंट था, यहाँ पे 90 एम्पेयर करंट है। वहाँ पे हमें 2.5 मीटर दूर जो है वो फाइंड करना था, यहाँ में 1.5 पे फाइंड करना है कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आर हमारे पास 1.5 मीटर, फाइंड हमें करना है मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यूज करेंगे हम, म्यू नॉट 2I डिवाइड बाय 4π। म्यू नॉट की वैल्यू है हमारे पास 4 क्रॉस 10⁻⁴ क्रॉस 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय I जो कि हमारे पास करंट है 90 डिवाइड बाय 4π, और यहाँ पे हमारे पास R भी होता है कि कितने डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, वो है 1.5। 4π से 4π कैंसल, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 क्रॉस 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 1.5।
इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2 क्रॉस 10⁻⁻5 टेस्ला। अब मैग्नीट्यूड तो आ गई, अब हमें फाइंड करना है उसका डायरेक्शन, कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकला है 1.2 क्रॉस 10⁻⁻5 उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो वही राइट हैंड रूल लगाएंगे कि आप अपने फिंगर को जब कर्ल करेंगे इसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो आपका जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा उसकी करंट की, लेकिन हमें यहाँ पर करंट की डायरेक्शन गिवन है। तो आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे और अपनी जब फिंगर को कर्ल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फाइंड हो जाएगी। तो अगर आप ईस्ट से करंट की डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट एंड ये हमारे पास वेस्ट। तो आप इधर से जब फिंगर कर्ल करेंगे तो आपके पास जो थंब होगा वो आपको डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि साउथ बनेगी। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इधर से करेंगे तो आपका जो थंब होगा वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड लें, उसकी जो फिंगर है उनको कर्ल करें ईस्ट टू वेस्ट, तो आपका जो थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, जो कि हमारे पास साउथ बनेगी। आप अपने फिंगर को इस तरह से कर्ल करके ये जो डायरेक्शन है ये फाइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पेयर। हमारे पास एक वायर है, उस पर हमने मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है जिसमें से करंट जो है वो 8 एम्पेयर पास कर रहा है। करंट की वैल्यू हमारे पास 8 एम्पेयर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो आपस में एंगल बनेगा वो 30 का बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.15 टेस्ला। हमें बेसिकली यहाँ पर फोर्स फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फोर्स वो कितनी है। अब मैग्नेटिक जो फोर्स होती है उसका हमारे पास जो फार्मूला है F, वो होता है BI साइन ऑफ थीटा के। F यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, B मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला, इसकी वैल्यू पुट करें 0.15। करंट की डायरेक्शन है हमारे पास 8 एम्पेयर 8 और साथ में साइन 30 डिग्री। तीनों की वैल्यूज़ को जब लेके इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6 न्यूटन पर मीटर के। कि अगर एक वायर में से 8 एम्पेयर का करंट पास कर रहा हो और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो 0.15 टेस्ला हो, तो उससे जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो 0.6 न्यूटन पर मीटर होगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तब इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा 0.03 मीटर के। एंड इसमें से जो करंट पास कर रहा है आए वो है 10 एम्पेयर के। प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इस एक्सिस, कि इसको एक सोलेनोइड के अंदर रख दिया गया है और रखा गया है परपेंडिकुलरली। और जब भी हम किसी चीज़ को परपेंडिकुलर रखते हैं तो इट मीन्स के एंगल जो है वो 90 का बनाते हैं, क्योंकि हमेशा 90 ही परपेंडिकुलर होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। और हमें यहाँ पर इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू भी गिवन है कि 0.27 टेस्ला है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन द मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही फाइंड किया था, बस फर्क इतना है कि वहां पे हमें वायर की लेंथ गिवन नहीं थी, यहाँ पे हमें वायर की लेंथ गिवन है। तो इस लेंथ को हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में ऐड कर लेंगे। F इज इक्वल टू B L I साइन ऑफ थीटा।
अब एल यहाँ पर हम उस फार्मूला में भी था, लेकिन वहाँ पर हमें वायर की लेंथ गिवन नहीं थी, तो हमने उसको एक कंसीडर कर लिया था। यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर में फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर लेंथ को भी साथ ले लिया। अब सबकी वैल्यू गिवन है, तो इनमें हमें वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। बी की वैल्यू है हमारे पास 2.7 टेस्ला, लेंथ है हमारे पास 0.03, करंट की वैल्यू हमारे पास 10 एंड साइन 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल जो है वो 90 का ही होगा। वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.1 क्रॉस 10⁻⁻² न्यूटन के। और इस जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमें यहाँ पे फाइंड करने को नहीं कहा गया, लेकिन हम उसको जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उससे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट ऑफ 8 एंड 5 एम्पियर। हमारे पास 2 स्ट्रेट वायर हैं ए एंड बी, और दोनों में से करंट पास कर रहा है, एक में से 8 एम्पियर पास कर रहा है, सेकंड में से 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो 4 सेंटीमीटर है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर ए। ए वायर है, उसके जो 10 सेंटीमीटर सेक्शन में से हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है मैग्नेटिक। तो हम क्या करेंगे कि फोर्स जो होगी वो लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, तो सबसे पहले हम इसका मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फोर्स की बात होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है हम उसको लिख लेते हैं कि हमारे पास ए में से जो करंट पास कर रहा है हम उसको आई ए कह देते हैं। वायर ए में से कितना करंट पास कर रहा है, 8 एम्पेयर। वायर बी में से कितना करंट पास कर रहा है, 5 एम्पेयर। इन द सेम डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और उनके अंदर में जो सेपरेशन है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे एंड ये हो जाएगा 0.04 मीटर। 10 सेंटीमीटर जो लेंथ है हमें, उसमें हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो जब इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.1 मीटर। तो दोनों के दरमियान सेपरेशन 0.04 मीटर है, और 0.1 मीटर सेक्शन जो है वायर ए का, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है हमने वो फाइंड करनी है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ही हमारे पास होता है, बी से शुरू होता है, मतलब उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड लाजमी तौर पे चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड कर लेते हैं। बी की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट 2 आई ए आई बी एंड एल। हमें यहाँ पे लेंथ भी गिवन है, तो हम लेंथ ज़रूर लेंगे साथ, जितनी लेंथ में हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और साथ में दोनों करंट, क्योंकि दोनों करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और डिवाइड बाय 4πr। वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू है 4 क्रॉस 10⁻⁻⁴ क्रॉस 10⁻⁻⁷ क्रॉस 2। आई ए की वैल्यू हमारे पास 8 एम्पेयर, आई बी की वैल्यू हमारे पास 5 एम्पेयर, लेंथ है हमारे पास 0.1, जिसमें से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 4π, और सेपरेशन कितनी है 0.04 मीटर के। ये कैंसल आउट हो गए। बाकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 2 क्रॉस 10⁻⁻⁵ न्यूटन के। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 क्रॉस 10⁻⁵ न्यूटन के। ये ए और बी के दरमियान जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, क्योंकि जो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। यहाँ पे जो फोर्स निकलेगी वो अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है। जब दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, मीन्स के एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, एक रिवर्स में, तो यहाँ पर जो है वो रिपल्सिव फोर्स होती है। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास अ क्लोजली वाउंड सोलेनाइड 8 सेंटीमीटर, कि हमारे पास एक सोलेनाइड है जिसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। जब आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे
तो 80 को डिवाइड करेंगे 100 से, यहाँ से वैल्यू आएगी 0.8 मीटर की। हैज़ अ 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टन्स ईच। इसकी 5 लेयर हैं और हर लेयर में 400 टन्स हैं। सबसे पहले हम इसका टोटल नंबर ऑफ टन्स ले लेते हैं कि टोटल कितने होंगे, कि 5 लेयर हैं और हर लेयर में 400 है। तो 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएंगे। नंबर ऑफ टन्स है। डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें डायमीटर भी गिवन है 1.8 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 0.018 मीटर के। इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पेयर, तो अगर यहाँ से जो करंट है वो 8 एम्पेयर हो, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी इनसाइड द सोलेनोइड। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बतानी है कि एक जो सोलेनोइड है 18 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसमें 5 लेयर्स हैं, 400 उसमें टन्स हैं, उसमें से जो करंट है वो 8 एम्पेयर पास कर रहा है। हमें ये बताना है कि उस करंट की वजह से उस सोलेनोइड में कितना जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला होता है जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ कर रहे हैं कि B इज इक्वल टू μ0 2I डिवाइडेड बाय 4πr। μ0 की वैल्यू 4π क्रॉस 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय करंट हमारे पास 8 एम्पेयर है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4π एंड जो हमारे पास रेडियस है हमें वो फाइंड करना है। तो रेडियस हमारे पास ये है, सॉरी डायमीटर 0.018। हमें डायमीटर गिवन है 0.018, लेकिन हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, टोटल जो डायमीटर होता है उसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो 0.018 को हम डिवाइड करेंगे 2 से और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.018 डिवाइडेड बाय 2। जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एंड पे वैल्यू आएगी वो आएगी 2.512 क्रॉस 10⁻⁻2 टेस्ला की। अगर आपके पास एक सोलेनोइड हो 18 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो, उसमें 2000 टोटल टन्स हो, उसका जो डायमीटर है वो 1.8 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो टोटल होता है, हमें रेडियस चाहिए होता है जो कि डायमीटर का हाफ होता है। तो हम इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे जो कि r होगा, और फिर हम इसका जो है वो मैग्नेटिक जो है वो फील्ड फाइंड कर लेंगे उस फार्मूला से 2μ2I/4πr। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टन्स। हमारे पास एक कॉइल है जिसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, उसमें नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं वो 20 हैं। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ये आएगा 0.1 मीटर के। नंबर ऑफ टर्न्स उसमें 20 हैं। कैरीज अ करंट, उसमें से करंट पास कर रहा है जो कि 12 एम्पेयर है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक एन एंगल ऑफ 30 विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि जो करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 0.80 टेस्ला है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। हमें बेसिकली यहाँ पे टार्क फाइंड करना है। टार्क का हमारे पास जो फार्मूला होता है टार्क इज इक्वल टू N B I A साइन ऑफ थीटा के। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स लेने हैं। नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास 20। हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि 0.80 टेस्ला है। हमें यहाँ पे करंट चाहिए जो कि 12 एम्पेयर है। हमें यहाँ पे एरिया चाहिए। अब हमारे पास लेंथ है, एरिया नहीं है। एरिया क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, कि दो साइड की लेंथ को जब आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आता है। हमारे पास एक साइड की लेंथ गिवन है तो हम इसी को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 0.1 क्रॉस 0.1, तो हमारे पास टोटल जो एरिया आ जाएगा वो 0.01 मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं 0.01 क्रॉस साइन, और थीटा की वैल्यू हमारे पास
30 डिग्री है। इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है कि 0.96 न्यूटन मीटर टार्क आ गया हमारे पास। कि हमारे पास एक कॉइल है जो कि 10 सेंटीमीटर है, 20 टन है, उसमें से 12 एम्पीयर करंट पास कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें एक कॉइल में एक टार्क प्रोड्यूस होता है। हमें वो टार्क फाइंड करना था। टार्क के लिए हमारे पास फार्मूला होता है NBI sin थीटा, NBIA sin थीटा। सारी वैल्यूज हमने इस फार्मूला में पुट की, हमारे पास जो है वो टार्क की मैग्नीट्यूड आ गई। नेक्स्ट हमारे पास कि 2 मूविंग कॉइल, हमारे पास 2 मूविंग कॉइल है M1 एंड M2 हैविंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। इनकी ये स्पेसिफिकेशंस है। हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। कि हमें दोनों की करंट सेंसिटिविटी बतानी है और दोनों की वोल्टेज जो है वो सेंसिटिविटी बतानी है। सबसे पहले इनकी जो वैल्यूज है हम उनको अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास R1 जो पहली कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस R1 वो 10 ओम है और R2 की जो है वो है हमारे पास 14 ओम। नेक्स्ट दोनों का एरिया गिवन है। A1 वो है 3.6 क्रॉस 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इस तरह से A2 का जो एरिया है वो है 1.8 क्रॉस 10⁻³ मीटर स्क्वायर के। अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। एंड पे ये भी लिखा हुआ है कि दोनों के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि K होता है वो दोनों के आइडेंटिकल हैं, दोनों के सेम है। इट मीन्स के K1 इज इक्वल टू K2 के। दोनों के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं। इनको हम एक थर्ड जो है वो कांस्टेंट उसके इक्वल भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको अरेंज कर लेंगे। हमारे पास R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हैं N1 के वो 30 हैं, N2 के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो यहाँ पे गिवन है 42। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। B1 जो है हमारे पास वो है 0.25 टेस्ला एंड हमारे पास जो B2 है सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड वो है 0.50 टेस्ला। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या हैं वो आ गई। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका जो करंट सेंसिटिविटी है वो फाइंड करते हैं। अब करंट जो सेंसिटिविटी होती है उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर हम पहले की ही करंट सेंसिटिविटी लें तो वो इक्वल आएगी N1 P1 A1 डिवाइडेड बाय K1। इसी तरह से I2 की जो होगी उसमें होगा N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय K2 के। अब हमें रेशियो फाइंड करनी है दोनों की, A और B की। तो क्या करते हैं, B को जो सेकंड है उसको फर्स्ट पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। I2 डिवाइडेड बाय I1। तो ये वाली वैल्यूज N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय K2 डिवाइडेड बाय N1 B1 A1 डिवाइडेड बाय K1। अब हमने ये कहा कि K1 और K2 की जो वैल्यू है वो सेम है, सेम है, तो दोनों को काट देंगे। बाकी हमारे पास बचेगा N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय N1 B1 एंड A1। अब इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है, गिवन है। तो सबकी वैल्यूज़ क्या कर देते हैं, हम उठा के यहाँ पे पुट करना शुरू कर देते हैं। कि हमारे पास N2 है 42, हमारे पास जो B2 है वो है हमारे पास 0.50 एंड हमारे पास जो एरिया है A2 का वो है 1.8 क्रॉस 10⁻³ डिवाइडेड बाय N1 नंबर ऑफ टर्न्स 30, मैग्नेटिक फील्ड 0.25 एंड एरिया 3.6 क्रॉस 10⁻³ तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4 के दोनों का जब आप करंट सेंसिटिविटी की रेशो लेंगे तो वो आएगी 1.4। अब हमें फाइंड करनी है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फार्मूला होता है ये हमारे पास जो V1 होगा, अगर N1
B1 A1 डिवाइडेड बाय K1, और इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड का है V2 का, वो भी ये होगा N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय K2 के। लेकिन हमें यहाँ पर एक एडिशन और करनी है कि वोल्टेज अगर हम ले रहे हैं तो हम यहाँ पे साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस भी लेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ आएगी R2 और यहाँ पे आएगा R1। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ का V2 को डिवाइड करेंगे V1 से। यहाँ पे V2 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो पुट कर देंगे, N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय R2 एंड K2। इसी तरह से हमारे पास जो N1 B1 A1 डिवाइडेड बाय R1 एंड K1। अब इनकी जब रेशो लेंगे इनकी वैल्यूज़ जो आपस में क्या होंगी, K1 और K2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं और सेम है। बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, इनको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं हमारे पास कि वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले N2 की वैल्यू हमारे पास 42, B2 है 0.50, A2 है हमारे पास 1.8 क्रॉस 10⁻⁻3। अब ये R1 डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये R2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास R1 की वैल्यू आएगी, वो हमारा है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय बाकी वैल्यूज़ ये वाली 30, N1 B1 है हमारे पास 0.25, A1 है हमारे पास 3.6 क्रॉस 10⁻⁻3 एंड हमारे पास जो R2 की वैल्यू है 40, यहाँ पर हम लिखेंगे 40। जब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो वोल्टेज जो सेंसिटिविटी होगी वो 1 होगी और उन दोनों की जो करंट सेंसिटिविटी है वो 1.4 आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ चैम्बर, कि हमारे पास एक चैम्बर है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 G और 1 G जो हमारे पास होता है वो 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे B, इट मीन्स कि ये 6.5 क्रॉस 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल है। ओके, 1 G इक्वल होता है 10⁻⁻4 के। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ, यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं इस चैम्बर में, जिसकी जो स्पीड है S वो है 4.8 क्रॉस 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के, नॉर्मल टू द फील्ड के। फील्ड के नॉर्मल लेके हम उसको क्या कर देते हैं, अंदर प्रोजेक्ट कर देते हैं। अगर नॉर्मल हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इट मीन्स उसका जो हम एंगल लेंगे वो 30 का लेंगे। जहाँ पर भी परपेंडिकुलर या नॉर्मल की बात होगी तो इट मीन्स कि हम जो एंगल है वो 90 का बनाएंगे। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो सर्कुलर क्यों है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका रेडियस क्या है। जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है E वो हमारे पास गिवन है, E इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कॉलम, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो है 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg। ये हमें उसका मास भी गिवन आ गया, हमें उसका वो भी दे दिया गया। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है हमने वही फाइंड करना है। दो चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, एक तो उसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर क्यों है, और दूसरा हमें ये भी फाइंड करना है कि अगर वो सर्कुलर है तो उसका रेडियस कितना है। तो सबसे पहले जब भी हम उसको उसमें प्रोजेक्ट करेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, इफेक्ट करेगी। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, अगर हम उसका फार्मूला लिखें F इज इक्वल टू, तो वो होगा EVB साइन ऑफ थीटा। अब ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये जो ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रोजेक्ट करेंगे तो ये फोर्स उस पर लगेगी और उसको क्या करेगी, एक सर्कल में मूव करवाना शुरू कर देगी। तो जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करवाती है तो उसको सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होगा वो
सर्कल पाथ में क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है इक्वल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो उस पर लग रही है, कि जो ही हमने उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो उस पर क्या करना शुरू कर देगी, एक्ट करना शुरू कर देगी, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर पाथ में आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स का हमारे पास फार्मूला है EV sin थीटा, और हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है FC, इसका फार्मूला होता है हमारे पास mv² डिवाइडेड बाय r। तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे, mv² डिवाइडेड बाय r। अब हमें यहाँ पर ये चाहिए डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, कि अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका रेडियस कितना है, हमें यहाँ पे r फाइंड करना है। r को इधर डिवाइड और राइट साइड पे लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, r मल्टीप्लाई बाय EV साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू mv²। हमें जस्ट r चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा। फार्मूला इस तरह से बनेगा mv² डिवाइडेड बाय EV साइन ऑफ थीटा। अब हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, v जिस स्पीड से हमने उसको प्रोजेक्ट किया वो भी गिवन है, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो भी सारी गिवन है। तो इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज पुट करना शुरू कर देंगे। R इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 9.1 क्रॉस 10⁻⁻30। v स्पीड है हमारे पास 4.8 क्रॉस 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय E जो उस पर चार्ज है वो है हमारे पास 1.6 क्रॉस 10⁻, इसका हम स्क्वायर है mv², तो यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे। 1.6 इस पर कितना चार्ज है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। v इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर भी हमारे पास इसकी वेलोसिटी है v, वो है 4.8 क्रॉस 10⁻6। साथ में हमारे पास साइन 90, क्योंकि हमने इसको नॉर्मली जो है वो प्रोजेक्ट किया। अब ये भी हमारे पास स्पीड है और ये भी स्पीड है, तो एक स्पीड से एक जो है इसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है, तो इससे हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी वो 9.1 क्रॉस 10⁻31 क्रॉस 4.8 क्रॉस 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6.5 क्रॉस 10⁻⁻4 एंड 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 और साइन 90 की वैल्यू। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4.2 क्रॉस 10⁻⁻2 मीटर, या हम इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं कि 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि 10⁻2 मीन्स कि हमने इसको 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जिसको हमने प्रोजेक्ट किया था एक मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी जो वैल्यूज़ थी वो 6.5 टेस्ला थी, 6.5 क्रॉस 10⁻⁻4 टेस्ला, उसको उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया था जिसकी स्पीड 4.8 क्रॉस 10⁻6 रखी थी। हमने इसको नॉर्मल टू द फील्ड के जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था उसके परपेंडिकुलर ही हमने इसको प्रोजेक्ट किया। तो जैसे ही हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर देगी, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा, और उसका जो ऑर्बिट होगा वो 4.2 सेंटीमीटर होगा। इसको जो क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पेयर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। कि हमारे पास एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं वो 30 हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 30 हैं, और उसका जो रेडियस है उस कॉइल का वो 8 सेंटीमीटर है, और उसमें से जो करंट पास कर रहा है वो है 6 एम्पेयर का। इस सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको हमने एक यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें सस्पेंड किया हुआ है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 टेस्ला है। द फील्ड लाइन्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, कि जो कॉइल के साथ उनका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहाँ पर जो
एंगल लिखेंगे वो 60 डिग्री का होगा। वुड यू आंसर, हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टार्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम द टर्निंग। अब वो कॉइल जो है वो टर्न करेगी, लेकिन उसमें जो है काउंटर टार्क भी प्रोड्यूस होगा जो कि उसमें जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको रोकेगा। यहाँ पर बेसिकली दो टार्क प्रोड्यूस होते हैं, एक टार्क मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और दूसरा जो सस्पेंडेड वायर है उसका अपना टार्क होता है। तो हमें वो वाला जो टार्क है वो फाइंड करना है। तो टार्क का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, टार इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, हमारे पास जो है वो, सॉरी ये करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये एम्पेयर है, ए फॉर एम्पेयर 6 एम्पेयर। तो हमारे पास करंट भी गिवन है, हमारे पास नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं वो भी गिवन है, हमारे पास मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी है, हमारे पास एरिया नहीं है। एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास अगर लेंथ गिवन हो तो हमारे पास जो एरिया ऑफ द कॉइल है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.16 और आर हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.08 मीटर हो जाएगा, 0.08 मीटर। तो यहाँ से जो एरिया आएगा हमारे पास वो आएगा 0.0201 मीटर स्क्वायर के। अब हमारे पास जो है वो एरिया की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी आ गए, हमारे पास करंट भी है और हमारे पास एंगल भी है। तो यहाँ से हम जो है वो टार्क जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 30, करंट की वैल्यू हमारे पास 6 एम्पेयर, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 1 टेस्ला एंड हमारे पास जो एरिया है वो है 0.0201 एंड साइन 60 डिग्री के। जब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.133 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास उसमें जो है वो टार्क आ गया। अब वो कहता है कि और अगर हम इसको रिप्लेस बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इररेगुलर शेप दैट इनक्लोज द सेम एरिया, कि अगर हम इस कॉइल को एक ऐसी कॉइल से चेंज करते हैं जिसका एरिया सेम रहे लेकिन इसकी जो शेप है वो इररेगुलर है, तो आप फार्मूला में देखें तो यहाँ पर जो है वो एरिया है, यहाँ पे शेप कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तो अगर एरिया सेम है तो आप कोई भी दूसरी कॉइल से उसको, चाहे उसकी शेप इररेगुलर है रेगुलर है जिस तरह की मर्जी है, अगर एरिया सेम है तो टार्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर एरिया डिफरेंस है और शेप सेम है तो क्या होगा, एरिया डिफरेंट होने की वजह से जो टार्क है वो डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास दो कॉइल है एक्स एंड वाई, एक का रेडियस 16 सेंटीमीटर है दूसरे का 10 सेंटीमीटर है। तो एक्स वाले का जो हम उसको R1 कहते हैं और वो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.16 मीटर आ जाएगा। इसी तरह जो वाई कॉइल है इसके रेडियस को हम R2 कहते हैं जो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, और इनकी जो एक प्लेन में है और उस प्लेन की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है। कॉइल एक्स हैज 20 टर्न्स, जो एक्स है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को N1 कह लें, वो है हमारे पास 20 एंड कैरीज अ करंट ऑफ 16 एम्पेयर, और एक्स में से जो I1 करंट पास कर रहा है वो 16 एम्पेयर है। और वाई के नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं 25 है और वाई में से जो करंट पास कर रहा है वो है 18 एम्पेयर। हमें क्या करना है, द सेंस ऑफ द करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इन वाई, के दोनों का जो करंट की डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट है, अपोजिट है। एक्स की एंटी क्लॉकवाइज है और वाई की जो है वो क्लॉकवाइज है। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल फेसिंग वेस्ट, एक ऑब्जर्वर है जिसको वो चीजें वेस्ट की तरफ नजर आ रही हैं। गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एट देयर सेंटर, तो हमें यह करना है कि हमें उसकी जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की वो फाइंड करके देनी है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा।
एक्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो और होगा, और जो वाई की वजह से होगा वो और होगा, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शंस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनका अलग अलग फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बनेगा वो बनेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni/2r। ये किसी भी कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल के लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni/2r। अब अगर हम 1 के लिए फाइंड कर रहे हैं, x के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये सारे क्या होंगे 1 1 होंगे। म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट है 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁷। n1 नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास 20, एंड हमारे पास जो करंट है वो 16 एम्पेयर है, डिवाइडेड बाय 2r1। r1 है हमारे पास 0.16 मीटर। तो यहाँ से जो b1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। अब ये आ गई x की मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम y की फाइंड करें उसको हम b2 कहेंगे, उसका भी फार्मूला सेम ही रहेगा, बस उसमें जो चेंजेस आएंगी n2 I2 डिवाइड बाय 2r2। अब म्यू नॉट की वैल्यू वही है हमारे पास 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁷ क्रॉस n2 है हमारे पास 25, और I2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 18। इसी तरह से 2 क्रॉस r2 की वैल्यू है हमारे पास 0.1 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास b2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, B इज इक्वल टू जो y क्या है उसमें से 1 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो b2 की वैल्यू हमारे पास आई 9 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁴ माइनस 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁴। दोनों की जो है वो पावर्स जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे 9 पाई में से 4 पाई को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जो इन दोनों कॉइल्स की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास अ टोरॉइड हैज अ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। हमारे पास एक टोरॉइड है जिसका जो इनर रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है और जिसका आउटर रेडियस है वो 26 सेंटीमीटर है। तो दोनों की वैल्यूज पर हम सबसे पहले लिख देते हैं कि इनर रेडियस हम इसको R1 क्या लेते हैं कि हमारे पास जो इनर रेडियस है R1 वो इक्वल है 25 सेंटीमीटर के। हमारे पास जो आउटर रेडियस है R2 वो है 26 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर इनको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.25 मीटर, ये आएगा 0.26 मीटर। इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, उस कॉइल में से जो करंट पास कर रहा है I वो है 11 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड एंड द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। हमें उसकी इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे और एम्प्टी स्पेसेस जो उसके सराउंडेड है उन सब में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो टोरॉइड होता है उसका जो आउटसाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 होता है, और उसके अराउंड जो फ्री स्पेस होती है वहां पर भी जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो हमेशा वो 0 होता है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, आउटसाइड द टोरॉइड और उसके इर्द गिर्द जो एम्प्टी स्पेसेस है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा 0 होगा। हमें जस्ट फाइंड करना है इनसाइड। इसके लिए इनसाइड द टोरॉइड के लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाय L के। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो यहाँ पे परमेबिलिटी चाहिए, वो आ गई। नंबर ऑफ टर्न्स हमें चाहिए, वो हमें गिवन है यहाँ पे, ये देखें N इज इक्वल टू 3500 टन्स, ये भी हमें गिवन है।
हमें चाहिए आई की वैल्यू, वो 11 एम्पेयर हमें गिवन है। हमें चाहिए लेंथ, हमें लेंथ गिवन नहीं है, हमें क्या है, रेडियस गिवन है। तो लेंथ ऑफ द टोराइड का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, वो इक्वल होता है 2 पाई इंटू R1 इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइडेड बाय 2 के। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें, पाई इंटू 0.25 प्लस 0.26। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.51 पाई। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें, 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास करंट है 11 एम्पेयर और लेंथ है हमारे पास 0.51 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, बाकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नियरली इक्वल वैल्यू आएगी वो आएगी 3 क्रॉस 10⁻⁻2 टेस्ला के। तो इसके जो इनर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो इतना होगा। इसके आउटर जो सरफेस है उस पर भी 0 होगा और उसके इर्द की जो एम्प्टी स्पेसेस है वहां पर भी क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन अ मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन। इसकी एक कांस्टेंट डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, इज अ सेटअप इन अ चैम्बर। कि एक चैम्बर में हमने ईस्ट टू वेस्ट क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड जो क्या कर दिया, सेट कर दिया। उसकी जो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो मैग्नीट्यूड है वो वेरीज कर रही है। A charged particle enter the chamber and travel undeflected along a straight path with a constant speed। कि हमने क्या किया, उसमें एक पार्टिकल को एंटर करवाया और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रही और उसने वो अनडिफ्लेक्टेड, वो इधर उधर नहीं मुड़ा। व्हाट यू कैन से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब पार्टिकल एंटर हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसकी जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, ईस्ट टू वेस्ट है। उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। यहां पर एक पार्टिकल एंटर किया। अब पार्टिकल क्या है, अनडिफ्लेक्टेड है, वो डिफ्लेक्टेड नहीं हुआ, वो क्या करेगा, इसमें से पास करेगा। तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या, व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल की जो उसमें एंटर कर रहा है वो या तो पैरेलल होगी या क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी। किसके, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट टू वेस्ट, कि जैसे ही वो इसमें एंटर होगा, अगर इस पार्टिकल की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है तो वो इसके पैरेलल होगा, अगर पार्टिकल की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है तो इसके क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। तो क्या होगा कि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन हुए बगैर ये क्या करेगा, इस फील्ड में से पास कर देगा विद इनिशियल वेलोसिटी, जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे में इसमें एंटर करेगा उसकी बस जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के या पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी, वो अनडिफ्लेक्टेड इसमें से क्या करेगा, पास कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 kV। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हीटेड कैथोड से निकला और उसको जो एक्सेलरेट किया पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 kV था। एंटर अ रीजन विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड 0.15 टेस्ला थी। डिटरमाइन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड इज ट्रांसवर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। एक तो हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी के ट्रांसफर जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है और फिर ये करना है कि अगर वो 30 के एंगल बना रहा हो इनिशियल वेलोसिटी के साथ तो फिर उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो क्या होगी। सबसे पहले इसका जो गिवन डाटा है हम उसको लिख लेते हैं कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास, 0.15 टेस्ला। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻90 कॉलम, ये एक कांस्टेंट है। उसके बाद उसका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कांस्टेंट है, 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31 kg। पोटेंशियल डिफरेंस हमने उसको कितना दिया, 2 kV का। किलो वोल्ट मतलब 10⁻3, 2 क्रॉस 10⁻3 वोल्ट, इतना हमने इसको क्या किया, पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड किया। अब हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन है उसका हमारे पास एक फार्मूला होता है कि V = √2 EV/m। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, E उस पर चार्ज है और m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और V यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ही वो इसमें इंटर होगा वो क्या करेगा, एक सर्कल में मूव करेगा। अब सर्कल में मूव करेगा तो उसको क्या चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा
और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, मैग्नेटिक फोर्स के, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड से लेगा, जो कि मैग्नेटिक फोर्स की शक्ल में होगी। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है जिसको हम BeV से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि होती है mv² डिवाइडेड बाय r। अब हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए r की, हमें रेडियस फाइंड करना है, तो ये इस तरफ रहेगा, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय BeV के। अब ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, एक से एक क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू बनेगी वो आएगी mv डिवाइडेड बाय BE के। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। अब पहली जो हमारे पास इक्वेशन थी v इज इक्वल टू 2EV ओवर m, हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में वो वाली वैल्यूज क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस v की ये वाली, तो हमारे पास r आएगा, r इज इक्वल टू m, v की वैल्यू है 2EV डिवाइडेड बाय m, इसका अंडर रूट है तो हम इसकी पावर 1/2 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय BE के। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देंगे, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। तो r इज इक्वल टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 9.1 क्रॉस 10⁻³ इंटू 2 इंटू हमारे पास v जो है वो वोल्टेज है यहाँ पर, ये वाला, यह 2 क्रॉस 10⁻², ये कांस्टेंट वाला, और इसका भी 2 आएगा, 2 क्रॉस 10⁻³ इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमारे पास जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.01 क्रॉस 10⁻³ मीटर। अब -3 को हम मिलीमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि मिली जो होता है वो 10⁻³ के इक्वल होता है, तो ये 1 मिलीमीटर क्या आ जाएगा, उसका रेडियस आ जाएगा। अब ये तो हो गया कि जब वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसमें आए, अगर वो 30 का एंगल बनाए तो वैल्यू क्या होनी चाहिए रेडियस की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर वेलोसिटी के साथ इनिशियल जो एंगल है वो 30 का बना रहा है, तो हम ये करेंगे कि v इज इक्वल टू v साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि v इज इक्वल टू v साइन 30 के, और ये वाली वैल्यू सेम उसी फार्मूला में क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास था, इस v की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आई है mv ओवर BE, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो mv ओवर 2BE और v की वैल्यू हमारे पास 2EM, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि m 2EV डिवाइडेड बाय m सारे की पावर 1/2, साथ में क्या आएगा साइन थीटा, क्योंकि v हमने रिप्लेस कर दिया है v साइन थीटा से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब बजाय इस फार्मूला में हम इस फार्मूला में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सेम फार्मूला यही रहेगा, बस इसके साथ जो एडिशन आएगी वो किसकी आएगी, साइन 30 की आएगी। और साइन 30 के साथ जब हम इसकी वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये वैल्यू आ गई है कि 9.1 क्रॉस 10⁻⁻30, हम यही वैल्यूज दोबारा लिख लेते हैं कि 9.1 क्रॉस 10⁻⁻30, क्योंकि फार्मूला सेम है, जस्ट इसमें साइन जो है वो इंक्लूड हुआ है। तो 2 क्रॉस 10⁻³ होल रेज़ पावर 1/2 डिवाइड बाय 0.15 और साथ में आ जाएगा साइन 30। तो इसकी वैल्यू जब लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.5 क्रॉस 10⁻³ मीटर, या हम लिखेंगे 0.5 मिलीमीटर। जब इनिशियल वेलोसिटी के साथ आएगा तो उसका जो रेडियस होगा वो 1 मिलीमीटर होगा, जब वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के आएगा तो उसका जो रेडियस होगा वो 0.5 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 वायर्स ऑफ विच कनेक्ट, कि हमारे पास 2 वायर हैं जिनको हमने कनेक्ट किया है बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्ट्रेट मोटर कैरी अ करंट ऑफ 30 एम्पियर, कि हमने 2 वायर ली, क्या किया, कनेक्ट किया फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो वहाँ से हमें कितना करंट मिला, हमें वहाँ से करंट मिला 300 एम्पियर का। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उनकी जो लेंथ है वो वायर्स की 70 सेंटीमीटर हो, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.7 मीटर आएगा। एंड
1.7 में, और उनके दरमियान जो सेपरेशन होगा वो होगा 1.5 सेंटीमीटर का। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 0.015 मीटर आएगा। हमें क्या करना है, इज द फोर्स अट्रैक्टिव ऑफ रिपल्सिव, फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करनी है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का हमारे पास जो फार्मूला होता है कि F इज इक्वल टू μ0 I² डिवाइड बाय 2πr के। तो इस फार्मूला में क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। μ0 की वैल्यू हमें फाइंड ऑलरेडी नोन है कि 4 × 10⁻⁻⁷, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आई हमारे पास 300 एम्पेयर उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4π होता है, 2π क्रॉस r जो है हमारे पास 0.015 है। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जाएगी 1.2 न्यूटन पर मीटर। के वायर जो है उनको हमने कनेक्ट किया था ऑटोमोबाइल से, और उनमें से 300 एम्पेयर का करंट पास किया। तो हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करनी थी अगर वायर जो है वो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग हो और उनके दौरान जो सेपरेशन है वो 1.5 हो। अब हमने ये भी बताया कि इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो उन दोनों वायर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव होगी। अगर उनकी डायरेक्शन सेम होगी तो अट्रैक्शन होगी, अगर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला, कि हमें 1.5 का जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज इक्वल टू 1.5 टेस्ला इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 मीटर। इस डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग द ईस्ट टू वेस्ट, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल टू एक्सिस होगी और ईस्ट टू वेस्ट होगी। अ वायर कैरिंग करंट ऑफ 7 एम्पेयर, एक और वायर है जो जिसमें से जो करंट है वो 7 एम्पेयर पास कर रहा है इन दी नॉर्थ टू साउथ, इसमें से जो करंट है वो नॉर्थ टू साउथ है, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, हमें यहाँ पर फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो फाइंड करनी है। अब क्या होगी, वायर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको, तो यहाँ पर क्या होगा, जो लेंथ होगी टोटल लेंथ के हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है और इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, इंटरसेक्शन हो रही है। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब कि 2πr होगी, रेडियस के 2 गुना होगी, तो 2 क्रॉस 0.1, तो यह आ जाएगा 0.2 मीटर। अब ये दोनों फील्ड क्या कर रहे हैं, दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका और एक जो वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है उसका फील्ड, दोनों दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। जब भी दो लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल कितना का बनता है, 90 का बनता है। हमें यहाँ पर बतानी है फोर्स, कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लेकिन यहाँ पर फोर्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर फोर्स का जो फार्मूला होता है कि F इज इक्वल टू BLI sin थीटा, BLI साइन ऑफ थीटा। B हमें गिवन है 1.5 टेस्ला, लेंथ है हमारे पास 0.2 मीटर, करंट पास कर रहा है 7 एम्पेयर का, और एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इन वैल्यूज़ को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो आएगी 2.1 न्यूटन की। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो ईस्ट से वेस्ट है, और एक जो हमारे पास वायर है इसको इंटरसेक्ट करते हुए पास कर रही है नॉर्थ टू साउथ। तो हमें वहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, वो हमने फार्मूला से क्या कर ली, फाइंड कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टन्स, कि हमारे पास एक कॉइल है जो कि सर्कुलर है और उसमें के नंबर ऑफ जो टन्स हैं वो 20 हैं, एंड द रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी हम डाटा लिखना शुरू करते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसके नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं वो 20 है, रेडियस उसका है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। इस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जो कि 0.10 टेस्ला जिसकी मैग्नीट्यूड थी, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और हमने इसको जो प्लेन है उसके नॉर्मल पे रखा। इफ द करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पेयर, अगर कॉइल में से हम 5 एम्पेयर का करंट पास करें, व्हाट इज द टोटल टार्क ऑन द कॉइल, टोटल फोर्स ऑन द कॉइल। सबसे पहले हमें ये बताना है कि टोटल टार्क कितना होगा। तो टोटल टार्क यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अगर फील्ड जो है वो
चेंज ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो टोटल टार्क होगा वो भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी टोटल फोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है वो हमें प्रोवाइड किया हुआ वो यूनिफॉर्म है। हमें यहाँ पर पहले ही बता दिया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो टोटल टार्क भी 0 और टोटल फोर्स भी 0। एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, हमें यह फाइंड करना है कि यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उन पर फोर्स कितनी होगी। द कॉइल इज मेड ऑफ कॉपर वायर, हमें कॉपर जो वायर है वो कॉपर की है, जिसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है ए और 10⁻⁻5 है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻29 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई है वो 10 ये है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर इन क्यूब, तो हम इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास हो गया 10⁻29 पर मीटर क्यूब के। अब हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स जो कि इस पे लग रही है, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है F वो इक्वल होती है PeV के, और V यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी। V यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है I ओवर चार्ज डेंसिटी, जितना चार्ज है और साथ में जितना एरिया है। अब यही वाली वैल्यू हम B की उठाकर किस में पुट करेंगे, फोर्स में पुट कर देंगे। तो फोर्स का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, B E, साथ में हमारे पास ये आ जाएगा I डिवाइडेड बाय N, और साथ में A। वैल्यूज पुट करें, B की वैल्यू हमारे पास 0.10 टेस्ला, E की वैल्यू हमारे पास जो चार्ज है यहाँ पर B की वैल्यू पुट करेंगे कुछ 0.1 है, साथ में करंट है, करंट की वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय N, हमारे पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है 10⁻29, और जो एरिया है हमारे पास 10⁻⁻5 के। तो इन वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 क्रॉस 10⁻⁻25 न्यूटन के। तो इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर वायर कितनी हो, 10⁻29 पर मीटर क्यूब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सोलेनॉइड ऑफ 60 मीटर लॉन्ग एंड रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर हैज द 3 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टन्स ईच। कि हमारे पास जो सोलेनॉइड है उसकी जो लेंथ है टोटल वो है 60 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.6 मीटर आ जाएगी, और इसका जो रेडियस है सोलेनॉइड का वो है 4 सेंटीमीटर, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर आ जाएगा। हैज़ द 3 लेयर ऑफ वाइंडिंग, इसकी कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, और हर वाइंडिंग में 300 टन्स है, तो ये बन जाएंगे 900 टन्स टोटल टन्स इसमें कितने आगे 90 आगे। और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, अब हम एक और वायर लेते हैं जिसकी जो लेंथ है उसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 मीटर, ऑफ मास 2.5 g, जिसका जो मास है वायर का इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो 2.5 ग्राम है, मीटर में कन्वर्ट करें किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 2.5, हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 10⁻³ kg लिख देते हैं। इनसाइड द सोलेनॉइड, हमने इसको क्या कर दिया, एक सोलेनॉइड में रख दिया, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, जो कि इस एक्सिस के नॉर्मल है। बोथ द वायर एंड द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है। द वायर इज कनेक्टेड थ्रू अ 2 लीड्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। अब क्या किया, दोनों वायर्स की जो लीड है उसको एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड से कनेक्ट कर दिया, एंड एक्सटर्नल बैटरी, और उसको कनेक्ट किया एक बैटरी से जो कि हमें करंट प्रोवाइड कर रही है 6 एम्पेयर का। तो करंट हमें उस बैटरी से जिसके साथ हमने दोनों लीड्स को कनेक्ट किया वो 6 एम्पेयर का करंट दे रही है। व्हाट वैल्यू ऑफ करंट इन द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर, हमें ये करना है कि वायर के वेट के मुताबिक हमें कितना करंट चाहिए होगा, तो वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देख लेते हैं कि बी हमारे पास जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कि करंट गुजर रहा है, करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड तो लाजमी तौर पर प्रोड्यूस होगा, तो वो होगा μ0 n I डिवाइडेड बाय लेंथ के। तो हम यहाँ पर
इसकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, म्यू नॉट भी है, एन भी है, आई भी है और साथ में हमारे पास एल भी है। लेकिन हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है एफ, वो हमारे पास इक्वल होती है बी आई एल के। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, करंट और साथ में इसकी लेंथ। हम क्या करेंगे, ये जो बी की जगह पर इसकी ये वाली जो वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा म्यू नॉट एन आई ओवर स्मॉल एल और साथ में ये आई और एल। अब हमें क्या करना है, हमें वो इक्वल टू द वेट ऑफ द वायर, कि जो वायर का वेट है उसके इक्वल जो है वो फोर्स होनी चाहिए। तो वेट इक्वल होता है एम जी के, तो हम इसको एम जी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आई एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। अब हमें यहाँ से करंट फाइंड करना है, कैपिटल एल। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, एम जी ये एल इधर जाके मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन आई और एल। हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर देंगे। मास हमारे पास है 2.5, क्रॉस 10⁻³ जी की वैल्यू, जी यहाँ पे ग्रेविटी है 9.8 और साथ में हमारे पास जो लेंथ है वो 0.6 मीटर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई, क्रॉस 10⁻⁷। नंबर ऑफ टन्स है हमारे पास 900 और साथ में हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो 6 है। आई यहाँ पर ये वाला जो करंट पास कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में हमारे पास है एल, लेंथ वो है 0.2 मीटर की। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 108 एम्पियर की। अगर हम उस लीड्स को उसके साथ कनेक्ट करें तो हमारे पास 108 वायर के वेट के मुताबिक उसमें से 108 एम्पियर का जो करंट है वो पास कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अ गैल्वानोमीटर कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, कि हमें एक गैल्वानोमीटर गिवन है और उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 12 ओम। एंड द मीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर। अगर उसमें से हम 3 मिली एम्पेयर का जो करंट है उसको पास करते हैं तो जो स्केल है वो फुल डिफ्लेक्शन देता है। हम इसको मिली को 3 क्रॉस 10⁻³ एम्पेयर लिख सकते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। तो हमें इस जो मीटर है उसको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसका जो वोल्टेज रेंज है वो मैक्सिमम जो है वो 18 वोल्ट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है हम इसमें क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में ताकि ये जो गैल्वानोमीटर है ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। और उसकी जो रेजिस्टेंस है उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I, जितना उसमें से करंट पास कर रहा है, माइनस गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है। अब हमें वोल्ट कितने चाहिए, 18 वोल्ट। करंट कितना पास किया हमने, 3 क्रॉस 10⁻³ एम्पेयर का, और माइनस इसमें से करेंगे कि हम गैल्वानोमीटर की जितनी रेजिस्टेंस होती है तो हमें वो वाली रेजिस्टेंस मिल जाएगी जिसको हम गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करके उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फार्मूला से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5988 ओम। तो अगर हम एक सीरीज जो रेजिस्टर है 5988 ओम का इस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में अटैच कर देंगे तो वो गैल्वानोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में, जो कि हमें 18 वोल्ट का जो है वो वोल्टेज देगा मैक्सिमम। फिर है गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, कि गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। एंड द मीटर शो फुल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 4 मिली एम्पेयर, और करंट जो है वो 4 मिली एम्पेयर पे फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, 4 क्रॉस 10⁻³ एम्पेयर पे। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू अ एम मीटर। अब हमने उस पहले वाले को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया था, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एम मीटर में, जिसकी जो रेंज है करंट की वो कितनी होनी चाहिए, 6 एम्पेयर होनी चाहिए। इसको हम आई ए का नाम लेते हैं कि इसकी जो करंट है वो, जो करंट की लिमिट है वो 6 एम्पेयर होनी चाहिए, जो 6 एम्पेयर तक का जो करंट है वो फाइंड कर सके। तो हम क्या करेंगे, एक शंट रेजिस्टर लगाएंगे पैरेलली इस गैल्वानोमीटर के साथ, इसको
किस में, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमने गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसके में एक रजिस्टर लगाएंगे सीरीज में, और अगर हमने गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम पैरेलली एक रेजिस्टेंस इसके साथ अटैच करेंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और उस रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है S इज इक्वल टू IgG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। IG हमारे पास गैल्वानोमीटर में से जितना करंट पास कर रहा है, जितने में वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 4 + 10⁻³ गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस हमारे पास 15 है, डिवाइडेड बाय I माइनस IG। I हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए मैक्सिमम, हमें वोल्ट मीटर की जो मैक्सिमम वैल्यू है एमीटर की, सॉरी, वो 6 एम्पेयर चाहिए, माइनस जितने पे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है वो देता है IG 4 × 10⁻³ तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नियरली इक्वल टू 10 मिली ओम आएगी। तो अगर हम 10 मिली ओम का एक जो रजिस्टर है उसके साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर के साथ, तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 एम्पेयर होगी। सो ये था आज का हमारा चैप्टर। इसमें हमने जो NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें देखे। अगर इसके रिलेटेड अगर आपका कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके जो NCERT सॉल्यूशंस हैं उनको देखेंगे।